आपने बताया कि आप जेएनयू से पीजी की हैं अपने ज्योग्राफी में। जी। आपका जैसा कि मैंने रिसर्च किया कि पूरा जो लैंग्वेज था रिटेन का वो इंग्लिश मीडियम है। हुँ, इंटरव्यू लेकिन आपने हिंदी में दिया, तो हुँ, इसके पीछे क्या वजह है? तो यहाँ जो आप मॉक इंटरव्यू दिए थे संस्कृति आईएएस में, और जब आप आयोग में इंटरव्यू देने गए, मैगजीन को लेकर के क्या आपका अप्रोच होता था? मैगजीन पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? हजार वर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वे फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं मनीष भारती आपका संस्कृति आईएएस के प्रयागराज केंद्र से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अपनी सफलता की कहानी साझा करने के लिए इशिका सिंह। इशिका यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरी तरफ से और संस्कृति आईएएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस सफलता के लिए। धन्यवाद। इशिका, ये जो पूरा आपका सफ़र रहा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? मेरी स्कूलिंग जो है शुरू में 6th से 12th तक इलाहाबाद से ही सेंट एंथनीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई। 11th में मेरा साइंस साइड था। 12th में भी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। मेरा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 था। 100 आउट ऑफ 100 था? जी। तो मैंने भी मतलब सब बच्चों की तरह मुझे भी शुरू में था इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने भी जेई का मेंस मतलब क्वालिफाई ऐसे ही कर लिया था। फिर मेरा मन हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। तो मुझे लगा कि मैं बीएससी क्यों करूं या इंजीनियरिंग क्यों करूं जब मुझे आगे जाके आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ यही सब पढ़ना है। तो मुझे लगा कि मैं बीए करती हूँ। पर फिर वही ना, जैसे सबके रिलेटिव्स बोलते हैं कि पढ़ने का मन नहीं है तो बीए करने बीए जा कर रही रही है। है। मतलब मेहनत से डर गई, लगता है साइंस नहीं पढ़ पाएगी। तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा बीए करने का मन है तो तुम बीए करो। तो फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर के साथ। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना जेएनयू से किया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। 1 साल मैंने तैयारी की। मैंने यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों दिया। यूपीएससी में मेरा प्री 4 नंबर से नहीं हुआ, पर यूपी पीसीएस हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर मेरा सिलेक्शन डीवाईएसपी के बहुत पद पे अच्छा, हुआ। मतलब कहीं एक जगह आपने सफलता हासिल कर लिया। आपने कहा कि आप बीटेक करना चाहती थीं, और आजकल देख रहे होंगे तो जब रिजल्ट आता है तो अखबार में निकलता है या सोशल मीडिया पर, फिर इंजीनियरों ने मारी बाजी। तो रिजल्ट में जो बीटेक करने वाले लोग हैं, कहने का मतलब साइंस वाले जो लोग हैं, उनका वजन ज़्यादा हो रहा है। उस वक्त आपको नहीं लगा कि वहाँ से फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि आजकल के क्वेश्चन पेपर भी यूपीएससी या आयोग जो भी यूपी पीसीएस भी उस तरह के पेपर बनाने लगे हैं। तो उस वक्त फिर कैसे डिसीजन लेना कितना कठिन रहा उस दौर में? देखिए, मेरा मतलब मुझे ये लगता था कि अगर 12th के बाद मैं 1-2 साल तैयारी करती जेईई की, तो मुझे लगा अगर मैं यही तैयारी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 2 साल यूपीएससी या यूपी पीसीएस के लिए कर लूँ तो वो ज़्यादा सही है। ये बात तो है कि आजकल युवाओं के मन में बहुत भटकते रहते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम इंजीनियरिंग कर लेंगे तो वो 100% गारंटी हो जाएगी कि हमारा यूपीएससी में हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद ही, मेरे बैच में ही मैंने देखा है कि लगभग 60% बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं। पर ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन के भी अगर आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन में कई ऐसी बातें सीखी, जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं और किताबें और सब मुद्दों को आप इतनी गहराई से जान समझ सकते हैं उन 3 सालों में। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकती ज़्यादा है। हेल्प कर सकता जी। है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मतलब आपका लक्ष्य पहले से क्लियर है, जी। आपने ताने सुने, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने कहा भी उस बात को कि यदि 12 के बाद किसी ने आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया ना, तो घर वाले रिश्तेदार ताने दे देकर मार देते हैं कि पढ़ने में अच्छी नहीं थी, या जैसा आपने कहा भाग रही थी इन सब चीज़ों के लिए। तो आपने उन चीज़ों से लड़ा कि नहीं, साइंस नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी आपकी बात रही। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? पापा और मम्मी ने। अच्छा। मतलब मैंने जो भी कहा, मेरे पापा मम्मी ने मेरी सारी डिमांड्स पूरी की। जैसे मुझे जेएनयू जाना था तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दिल्ली से पीजी करना है, ठीक है चली जाओ। अगर वहाँ से वापस, फिर मैंने कहा कि 2021 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। मैंने कहा मुझे वापस इलाहाबाद आके, मुझे लगा कि मैं फैमिली के साथ रहूँगी तो वो स्ट्रेस जो अकेले रहने का होता है वो मुझे नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि फैमिली के साथ रह के ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन मैं कर पाऊँगी। तो मैं इलाहाबाद वापस आ गई। तो उन्होंने इस पे भी कुछ नहीं बोला कि तुम दिल्ली में रह के तैयारी क्यों नहीं कर रही हो, वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो इलाहाबाद में रह के तो ठीक है।
तो इसके अलावा मेरी बहन ने मतलब मैं एक साल में ही डिमोटिवेट कभी कभी हो जाती थी अच्छा। कि होगा नहीं होगा क्या है। जैसे मेंस का रिजल्ट का 4-5 महीने का जो वेट होता है उसमें कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। अच्छा। तो उस बीच में कभी कभी हताश हो जाती थी कि मेंस होगा कि नहीं होगा, फिर प्रीलिम्स के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं पढ़ने का। तो मुझे समझाती रहती थी कि टेंशन मत लिया करो। अच्छा। वो मुझसे छोटी है अच्छा, लेकिन वो मुझे छोटी है। समझाती रहती थी। फिर मेरे नाना है मेरे घर में हाँ। और बड़े पापा, सब लोग मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ती रहो, कभी ना कभी फल मिलेगा तुम्हें। तो यही। तो जब रिजल्ट आया था, जब घोषणा हो जाती है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, ऐसे जानकारी आने लगती है, फिर कैसा लग रहा था? रिजल्ट ऐसे दिन आने वाला था इस बार यूपी पीसीएस का, उस दिन ऑफिशियल छुट्टी थी। तो माइंड में इतना डाउट था, मतलब लोग अपने सोर्सेज से बता रहे थे कि आज रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। पर मेरे माइंड में यही डाउट था कि आज ऑफिशियल छुट्टी है, रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर मैं शाम को अपनी फ्रेंड के साथ, हम मोबाइल पे फ्रेंड्स के साथ हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं मोबाइल पे पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि उससे कह दूं, 7:30-8 का टाइम होता है जब रिजल्ट आता है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी तुमको फ़ोन करती हूँ। तो मैं वेबसाइट खोलने ही जा रही थी, तब तक मैंने देखा कि जो मेरी छोटी बहन है वो कोई पीडीएफ लेके उसको स्क्रॉल कर अच्छा। रही है लगातार, जल्दी जल्दी। तो मुझे लगा ये क्या कर रही है, तो वो चिल्लाने लगी, मतलब वो कूदने लगी एकदम। तो उसने कहा मैंने तुम्हारा नाम इसमें कहीं देखा है। तो फिर मतलब मेरी तो धड़कन और तेज बढ़ गई और कि परेशानी क्या हो गया। हुआ। मतलब हाँ। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ रहता तो आदमी को लगता है कोई भी पोस्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए तो आदमी को एक बेस मिल जाता है। तो उसके बाद लगता है कि उसके बाद तो हम कर ही लेंगे, एक बार कुछ आधार तो सही मिले। बात है। तो फिर उसने कहा तुम्हारा नाम देखा है मैंने। तो फिर तब मैंने सर्च के ऑप्शन में सर्च किया। नहीं तो पहले इंसान पूरी मेरिट लिस्ट देखता है, पहले सर्च नहीं करता सर्च है। नहीं करता, नहीं एक तो ही वो बार रिजल्ट नॉट फाउंड आ जाएगा तो फिर एक ही बार में एक पता साल की चलेगा हम मेहनत खराब हो मैदान गई। से बाहर। तो जब उसने कहा कि मैंने तुम्हारा नाम देखा है, तब मैंने सर्च किया और तब आया कि डिप्टी एसपी में रैंक 12 पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये तब फिर उम्मीद था कि डिप्टी एसपी बन जाएंगे आप? मतलब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वही। तैयारी भी उतनी नहीं थी कुछ खास। मतलब मैंने दे दिया था, लिख दिया था। मेरे पास 40 दिन थे मेंस की तैयारी के लिए, उसी में ऑप्शनल पढ़ना, अच्छा। एथिक्स पढ़ना। मतलब मुझे लग रहा था कि प्री में होगा नहीं, और मैं पढ़ाई कर नहीं रही थी बहुत ज़्यादा। मैं इधर उधर घूम रही थी और पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रही थी, सीएपीएफ का पेपर दे रही थी। मैं सब कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही थी इधर उधर, मेंस की तैयारी नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे पास बहुत कम समय बचा था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे कुछ पेपर्स अच्छे गए थे, ऑप्शनल अच्छा गया था, ऐसे अच्छा गया था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लग रहा था कि कोई छोटी पोस्ट पे हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। पर ये उम्मीद से परे एक तरह से कह सकते हैं था। फिर जब हो जाता है तो इंसान को लगता है कि थोड़ी सी और मेहनत कर दी होते, एसडीएम हो जाता। कितने नंबर से रहा एसडीएम में? मेरा 12 नंबर से एसडीएम तो में इस हो बार गया। फिर से एग्जाम दे रही हैं आप? जी, मैंने इस बार तो प्री दिया है। पिछली बार क्या ऐसा आपने नहीं किया जो इस बार आप कर रही हैं ताकि एसडीएम आप बन जाएं प्रॉपर आप? देखिए पिछली बार ऑप्शनल था तो मैंने सिर्फ ऑप्शनल एथिक्स और यही 2 पे ज़्यादा फोकस दिया था। और हिंदी में नहीं पढ़ पाई थी। हालांकि मेरे हिंदी में डिसेंट मार्क्स थे, पर हिंदी पढ़ने का समय नहीं था। तो इस बार मैंने यही सोचा है कि स्पेशली हिंदी को थोड़ा फोकस मिले के, और आंसर राइटिंग मैंने नहीं की थी जो कि बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मेरी ये एक मिस्टेक थी कि अगर मैंने शायद आंसर राइटिंग उस समय कर ली होती तो एसडीएम पे मेरा सिलेक्शन हो गया होता। प्रीलिम्स देने से पहले कितने आंसर लिखा था आपने? मैंने आंसर राइटिंग नहीं की। एक भी नहीं? मैं लोगों को कहूँगी ब्रेकिंग न्यूज। मतलब ये मेरी गलती थी एक तरह से, क्योंकि देखिए वो टाइम मतलब मुझे मिला ही नहीं था। एक तो जैसे मैं सेल्फ स्टडी थी मेरी, तो एक कोचिंग में एक आपको लिखना ही रहता है, होमवर्क आपको मिलता है या होम असाइनमेंट्स मिलते हैं तो आपको लिखना ही रहता है। तो मैंने नहीं लिखे थे आंसर्स। प्री के बाद मैंने कुछ ऐसे ही टॉपर्स की कॉपी लेके उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं देखती और लिखती, फिर देखती कि उन्होंने क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, मैंने कौन से पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए हैं। ये भी कुछ ही दिन चला, फिर मैंने फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ दी थी आंसर राइटिंग जब मेरा यूपीएससी प्री में नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया एकदम से। फिर इसके प्री का रिजल्ट आया, यूपी पीसीएस के प्री का रिजल्ट 27 जुलाई को। तो उसके बाद से मैंने 1-2 आंसर्स बीच बीच में लिखने शुरू किए। बस फिर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, 10 टेस्ट मैंने गिन के दिए थे। यही सब उस समय अब लगता है कि ये सब गलतियां थी। अगर
आंसर राइटिंग थोड़ा सा फोकस दे दिए होते तो 12 नंबर आराम से लेकिन बच ये जाते। भी तो लगता होगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं किए फिर भी देखो अच्छा आ गया। तो मतलब हाँ, मतलब मेहनत थी लेकिन जो है वही आंसर राइटिंग में नहीं थी क्योंकि ये उसको। एग्जाम ही पूरा लिखने का एग्जाम है ना, और आपने उस पे नहीं किया था, लेकिन हाँ ये संभव है कि आपने बात यह पीसीएस है के कि हिसाब से नहीं लिखा हो। बात यह है कि मतलब मेरी आंसर लिखने की आदत थी क्योंकि मैं बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ की बिल्कुल स्टूडेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो यहाँ 6-6 पेज का आंसर लिखा करते थे। खैर वो एक तरह से वो हेल्प भी करता है, नहीं भी करता है, क्योंकि यहाँ आपको 125 शब्दों में अपनी पूरी बात लिख देनी है। तो मतलब जैसे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर इंजीनियरिंग के हैं तो उनको तो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे साथ थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि मैंने बीए में, एमए में पेपर्स लिखे थे, तो जैसे मुझे ऑप्शनल में मैंने कुछ टेस्ट सीरीज नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, पर उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी पिछली। रहता था। पर इधर जीएस में मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे, तो वहाँ मुझे लगा कि वहाँ आंसर राइटिंग की कमी थी मेरे में, तभी उसमें कम मार्क्स आप आए। सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं सिलेक्शन लेने वालों में, जो सही से बता सकते हैं कि कम लिख करके कैसे ज़्यादा मार्क्स पाया जाए, है ना। तो उसके बाद जब मेंस ये हो गया, फिर इंटरव्यू कॉल आया आपका। फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आना, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। फिर जब इंटरव्यू कॉल आया तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? यकीन हो रहा था कि इतना कम लिखने पे ये कहाँ से हो गया? यकीन नहीं हो रहा था, और उस पे भी फिर मुझे मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं हर बात पे टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो मतलब मुझे तुरंत से ही टेंशन होने लगी कि 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। मेंस में कुछ ही नंबर से तो मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, अगर ये हो गया तो फिर निकल जाऊंगी। तो फिर मुझे इतनी टेंशन होने लगी, तो फिर मुझे यही था कि मुझे इंटरव्यू में मतलब मैक्सिमम जितना नंबर मैं ला सकूं मुझे लाना है इंटरव्यू में। तो फिर दूसरे तीसरे दिन से ही मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी कि क्या कैसे करना है, हर एक चीज़। पुराने मॉक देखने लगी मैं तुरंत से ही। तो मैंने पुराने मॉक इतने देख लिए थे कि उधर से सर यूट्यूब में क्वेश्चन पूछते हो, मैं यहाँ से जवाब देती रहती। तो इसीलिए जब मैंने अपना पहला मॉक दिया तो मुझे लग रहा था कि ये लोग यूट्यूब से क्वेश्चन, मतलब लग रहा था कि ये कोई स्क्रीन है, ये यूट्यूब में बोल रहे हैं और मैं आंसर दे रही हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। पहला मॉक कहाँ, यहीं दिया था? मेरा पहला मॉक दृष्टि में था। अच्छा। यहाँ मैंने तीसरा मॉक दिया था। यहाँ संस्कृति आईएएस में मॉक दिया था आपने। ये कमरा से देख करके क्या ख्याल आ रहा है? यही मेरा मॉक हुआ मैं था। सबसे पूछ रहा हूँ, जो भी लोग प्रयागराज से इंटरव्यू दे रहे हैं और जो यहाँ सिलेक्शन हुए हैं, तो चूंकि मॉक आपका इसी रूम में हुआ था ना, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। केपी सर ही मेरे मॉक में थे। तो मैं मतलब थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन थी, तो सर कह रहे हैं क्या हुआ तुमको, क्यों इतनी कम एनर्जी है तुम्हारे में? क्योंकि मैंने यहाँ मतलब बहुत कैंडिडेट्स आए थे, तो 1-1.5 घंटे मुझे वेट करना पड़ा था यहाँ। तो मैंने आंसर्स तो सारे दिए थे, पर सर ने मुझे यही कहा कि अपना एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ाओ। तो शायद वो बहुत हेल्प की मेरे। फिर मैंने अपनी एनर्जी लेवल सर के कहने के बाद से थोड़ा हाई करने की कोशिश की उस मॉक के बाद से। तो यहाँ जो आप मॉक इंटरव्यू दिए थे संस्कृति आईएएस में, और जब आप आयोग में इंटरव्यू देने गए थे, तो कितना मैच कर रहा था? आप कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे कि हाँ संस्कृति आईएएस में जो मॉक दिया वो बहुत हेल्पफुल हो गया वहाँ पे? जैसे सर की कुछ इनोवेटिव चीज़ें थी। जैसे इंट्रोडक्शन में सर ने कहा था कि अपना नाम, जाति, क्वालिफिकेशन, घर और रीजन, ये सब आप कुछ नहीं बता सकते, और इंट्रो देना है। इंट्रो देना तो है। बच क्या गया? तो बच क्या गया? तो वही है ना कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, और आप एक एब्रप्ट ओपनिंग के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। तो मेरे इंटरव्यू में भी सेम यही चीज़ तो हुई। आपने क्या जवाब दिया था? तो मैंने कुछ ऐसे ही बताया था कि मैं इस समय से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसे टाइप का मैंने कुछ। तो ऐसे मतलब जवाब अच्छा नहीं मैंने बता पाया। ऐसे जवाब देते हुए दिमाग में ये आता है, मनोविज्ञान चलते रहता है कि कहीं फिर से नाम ना निकल जाए। चलो नाम नहीं बोल रहे हैं, घर कहाँ से है, वही क्या डिग्री ली है, कुछ नहीं। आप जो अपना नॉर्मल परिचय देते हैं उसमें से आपको कुछ बोल ही नहीं सकते। कुछ बोल ही नहीं सकते आप। तो इससे यही फायदा हुआ। जब मेरा सविता मैम के बोर्ड में इंटरव्यू था, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन कहा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो अभी हमसे कोई पूछता है तो लोग कहेंगे हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो वहाँ क्या बोलना, मतलब वहाँ हम थोड़ी बोल सकते हैं कि मुझे एसडीएम बनना है। तो फिर मतलब मैं रेडी तो थी ही थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने कहा कि टू बी हैप्पी एंड बी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, मैंने ऐसे करके कुछ बोला था। तो मतलब वही एब्रप्ट ओपनिंग के लिए यहाँ के इंटरव्यू ने थोड़ी मेरी हेल्प कर दी। फिर जो है करंट मुद्दों पे कई क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे G20 एक्सेट्रा की मीटिंग पे सर ने, मैम ने
और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी मैम ने दिए थे, जैसे एक पर्दा सिस्टम पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक अबॉर्शन पे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे। तो ऐसे ही वहाँ भी मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन सबसे पहले ही मैम ने पूछा था इंटरव्यू में मेन, कि कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है तो आप क्या करेंगी। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस ने मेरी हेल्प मतलब यहाँ का इंटरव्यू आपके लिए एकदम ऐसा हो गया कि एक अच्छा मंच दे दिया, आपकी प्रैक्टिस करवा दी। और यूट्यूब से तो पहले आप देख ही चुके थे। अच्छा, लड़कियों के लिए एक चीज़ है कि देखिए हमारे समाज में और जिस जगह से हम आते हैं, बिहार, यूपी, तो ये जो पूर्वांचल का पूरा हिस्सा है तो निश्चित तौर पे भारत में पिछड़ा हुआ जगह है, महिलाओं की स्थिति में और भी। वहाँ पर एक लड़की के लिए डिसीजन ले पाना कि मुझे उस राज्य की सबसे वरिष्ठ सेवा में जाना है, अधिकारी बनना है, और हमारे समाज में मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति यह बनी हुई अभी भी कि महिलाओं की स्थिति जो है 2 दर्जे की है। उसमें एक लड़की होकर ये सोचना कि मैं अधिकारी बनूंगी, और जब अधिकारी बनने का भाव आता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जो है ऊपर रहने वाले हैं सबसे। तो ये सोच कैसे डेवलप करे बाकी लड़कियां? देखिए, मेरी तो मतलब पारिवारिक स्थिति ही ऐसी थी कि मेरे पापा ने भी इलाहाबाद में रह के ही अपनी पूरी प्रिपरेशन की थी। वो भी लोअर पीसीएस यही सब देते थे। अच्छा। पर अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ, वो टीचर हैं। तो मतलब शुरू से एक माहौल रहता है ना घर में कि मतलब पापा देते थे, फिर ये हुआ कि मुझे भी आगे ऐसे ही चलिए, देना आपने है। पिता के सपनों को आपने पूरा कर जी। दिया। तो मतलब ऐसे ही था। तो मुझे मेरे परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि अगर परिवार का सपोर्ट किसी भी लड़की के साथ है तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। स्पेशली मैं ये देखती हूँ कि लड़कियाँ बहुत ऑनेस्ट होती हैं, क्योंकि एक तो उनको पहले मतलब रिसोर्सेस मिलते नहीं हैं। अगर मिलते हैं तो उनको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ये कर रहे हैं तो मुझे अपना 100% देना है। सही बात है। और इसीलिए आज हम रिजल्ट में देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस में 20% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, लेकिन 30% से ऊपर हम सिलेक्शंस देखते हैं, 33% सिलेक्शंस देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़कियां डेडिकेटेड हैं, इतने कम रिसोर्सेज में भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं। तो मुझे लग रहा है कि और पेरेंट्स भी ज़्यादा सपोर्टिव लड़कियों के होते जा रहे हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। वो किसी भी रीजन के हों आजकल, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर लड़कियों के पेरेंट्स के लिए, कि वो क्या करें? जैसे आपके पापा ने आप बताया कि आपको बहुत सपोर्ट किए, तो क्या करें बाकी पेरेंट्स? बस मुझे यही लगता है कि आप उनको सपोर्ट करिए, उनके हर डिसीजन में उनको सपोर्ट करिए। और अगर आप करते हैं तो लड़कियां मतलब कभी भी आपको निराश नहीं करेंगी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। तो आप अगर अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं तो आप दोनों को आप उतना ही महत्व दीजिए। जी, क्योंकि दोनों ही मतलब उतने ही केपेबल हैं कि वो आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। उतना ही आपको गौरवान्वित महसूस बेटियां भी करा सकती हैं। लड़कियों के साथ एक और समस्या है, और ये सबके साथ है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो माँ बाप को फिक्र हो ना हो, आस पड़ोस के जो आंटियां होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको बहुत फिक्र होता है कि बड़ी हो गई, शादी करना इसका ज़रूरी है। तो ये प्रेशर कितना आप पे रहा, या कभी आया या नहीं आया? नहीं, मेरे ऊपर कभी नहीं। तो ये इस चीज़ से आप बच गए। आपने बताया कि आप जेएनयू से पीजी की हैं अपने ज्योग्राफी में। तो जेएनयू आप रहने भी गई थी यहाँ से, इलाहाबाद से। तो वहाँ का माहौल कितना आपको सपोर्ट किया? क्योंकि जेएनयू जो है अलग कारणों से भी चर्चा में रहता ही है। तो वहाँ आपके लिए कैसे, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के रूप में जेएनयू को आप कैसे देखती हैं? अवेयरनेस बढ़ती है आपकी। जैसे कि जब मैं थी तो मुझे इतना पता रहता था कि कौन सा बिल लोकसभा में पास हुआ है, कौन सा बिल राज्यसभा में पास हुआ है। जैसे उस वक्त ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बिल पास हुआ था, तो उसमें एग्जैक्ट प्रोविजंस जो थे उस पे लोगों के मुद्दे रहते थे, लोग उसको काउंटर करते थे। जैसे उसमें एक मुद्दा था कि डीएम के सामने शायद आपको, जैसे आप जेंडर चेंज कराते हैं तो आपको डीएम के सामने बताना रहता कि मैंने जेंडर चेंज करा है, ऐसा कोई प्रोविज़न था। तो उस पर वहाँ डिबेट होती कि ये तो राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन है। तो मतलब मैंने यही देखा। और उस समय रिसेशन भी चल रहा था, तो अक्सर जैसे रात में हॉस्टल्स में होते उस पर चर्चाएँ होती, बड़े बड़े लोग आते बोलने। तो हम लोग शुरू में बहुत जोश में रहते थे, मतलब हर चर्चा में हम लोग जाते थे सुनने के लिए। इकोनॉमी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी उस वक्त, तब भी वहाँ से जो है एक अवेयरनेस बढ़ी कि अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है। वहाँ से ही पता चला अच्छा हमारी ये राइट्स हैं, क्योंकि मतलब पता था, पहले भी पढ़ते तो थे ही हम लोग,
पर हमें उन्हें एक्सरसाइज कैसे करना है या एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या हैं चीज़ों के, वो सब जानने में बहुत मदद मिली। वहाँ जो है यही बात है, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है या फिर इज़राइल में क्या हो रहा है, तो वहाँ हर एक चीज़ पे डिस्कशन होता है। मतलब जेएनयू सब कुछ अपने पर्सपेक्टिव से उस पर डिसाइड होता है, तो ये बहुत अच्छा था। दूसरी बात, वहाँ लड़कियों के लिए बहुत फ्रीडम है, जैसे हॉस्टल टाइमिंग्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कपड़े पहन के चलिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपको देख रहा है। जैसे यहाँ अगर आप इलाहाबाद में निकल जाइए तो आपको 4 लोग देखने लगेंगे, इवन कैंपस के अंदर आप चले जाइए, तो वहाँ आपको दुनिया से बहुत फ्रीडम दिखेगी, आप वहाँ अपने मर्जी के मालिक हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जो फिल्म की स्क्रीनिंग होती थी, तो कई फिल्में मैंने वहाँ देखी, जैसे न्यूटन एक देखी, एक अमेरिका में जो रेवोल्यूशंस हुए थे, मतलब प्रोटेस्ट हुए थे, ब्लैक प्रोटेस्ट, वियतनाम वॉर वाला प्रोटेस्ट, तो कई चीज़ें हिस्ट्री की मूवीज़ देख के पता चली, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। ओवरऑल जेएनयू के माहौल ने आपको सपोर्ट किया आपके सफलता के लिए। जब आप दिल्ली गई थी तब या प्रयागराज में थी तब, संस्कृति आईएएस से कब आपका कांटेक्ट हुआ था, यहाँ से कैसे हुआ? मेरा इलाहाबाद में ही जब मैं थी तो मुझे इंटरव्यू के टाइम मुझे बहुत हेल्प मिली सर से। उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ मुझे अपना एक्सप्रेशन कैसे रखना है या चीज़ों के जवाब कैसे देने हैं। मेंस टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ की बहुत अच्छी होती है, मैं इस बार भी मेंस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी यहाँ से। अच्छा, अभी जो आप फिर से पीसीएस दे रहे हैं जी, तो उसमें मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी। तो इस बार आप आंसर राइटिंग जरूर लिखिएगा जम के। जी जी एकदम। मेरे ख्याल से संस्कृति 10 या 15 कुछ ऐसे 20 टेस्ट कराएगी आपको ज़्यादा पता होगा, आप दे रही हैं तो। जी जी, तो ये मैं टेस्ट ज्वाइन करूँगी, और अखिल मूर्ति सर का और केपी सर दोनों ने मेरी इंटरव्यू के टाइम भी बहुत हेल्प की थी, और इस बार भी उनका गाइडेंस साथ में रहेगा। नहीं, हमारी शुभकामना भी है पूरी टीम की तरफ से कि इस बार आप प्रॉपर एसडीएम बन जाएं और फिर आप यूपीएससी के लिए आगे बढ़े, वहाँ भी आपको आईएएस बन के सफलता मिले। अच्छा, यहाँ पर अब हम चर्चा करना चाहते हैं, जो हमारे अभ्यर्थी देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि आपने कहा कि 2-3 बातें जो मैं निष्कर्षतः समझ पा रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए जहाँ तक मैं समझा हूँ आपने काफ़ी कम रिसोर्सेज का यूज किया, मेंस में तो आपने आंसर राइटिंग नहीं किया, बावजूद इसके आपकी लेखन शैली कहीं न कहीं अच्छी थी, और इंटरव्यू में आपने मॉक पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए यदि कोई अभ्यर्थी शुरुआत करना चाहे तो वह किन जो है विषयों का, किन विषयों का क्या सोर्स रखे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पिछले 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। एक ये होता है कि इससे आपको पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और ओवर द ईयर्स क्या चेंज हो रहा है उनमें। दूसरी बात, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आपका मतलब श्योर है कि प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखिए, और जो क्वेश्चन आपको उसमें टफ लग रहे हैं आप उनको नोट्स में बनाते चलिए, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी गूगल से आप सर्च करके लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि लास्ट टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स पे तो आप फोकस नहीं कर सकते। एक मैं कहना चाहूँगी, करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र मतलब पूरी रट लीजिए, 20-30 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे घटना चक्र से, करंट अफेयर्स के। दूसरी बात जो है 20-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि यूपी पीसीएस में जो 150 क्वेश्चन आता है उसमें 30-40 भी आप कह सकते हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस घटना चक्र से एग्जैक्ट आ जाएंगे आपको। मतलब जितने भी सब्जेक्ट के घटना चक्र हैं सभी से आ जाते हैं, मतलब घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स होती है उससे होती है। फिर घटना चक्र की ही एक यूपी कोर फैक्ट्स आती है, तो यूपी के 5-6 क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे आपके। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बेसिक ज्योग्राफी, हो सके तो एनसीईआरटीज उसको पढ़ लीजिए पूरी, और बेसिक साइंस एनसीईआरटी 8, 9, 10, बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और इन्वायरमेंट आप मतलब जहाँ से भी पढ़ना चाहें, कुछ शंकर आईएएस पढ़ते हैं, कुछ जिससे भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप उसको कितना भी पढ़ लीजिए आप नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस मतलब यूपी पीसीएस में आते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते। तो आप ये कर सकते, वो होता है ना, बूझो तो जानो उस टाइप का। तो फिर जो है आप मतलब इग्नोर ना करिए, आप बेसिक कहीं से जहाँ से भी आपकी नोट्स बना रहे हैं आप उसको पढ़ लीजिए।
पर ये सब जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, साइंस एंड टेक, घटना चक्र की यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट है। दूसरी बात मैं प्री के लिए कहना चाहूँगी, कुछ लोग 150 में से 150 क्वेश्चंस करके आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है आ तो रहा है, आ रहा है, या रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैं बहुत कम रिस्क लेती हूँ कि जैसे 100 क्वेश्चन पार होता है तो मेरा हाथ कांपने लगता है कि अब मैं नहीं करूँगी ज़्यादा। तो मतलब 120 क्वेश्चंस मैक्सिमम। अगर आपकी एक्यूरेसी मतलब सही है तो 120 से आगे आप मत करिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके जितने सही हो रहे हैं उससे ज़्यादा तो गलत हो जा रहे हैं, तो आपका मतलब होते होते सिलेक्शन रुक जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करिए। सी सेट की जहाँ तक बात है उसमें भी वही है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अगर आप वो कर लेते हैं तो पैटर्न पता चलेगा, प्लस फॉर्मूलाज आप समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी यही है, प्रैक्टिस आप जितनी कर सकें सी सेट की। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त आप एक क्वेश्चन लेके जूझिए मत कि मतलब मुझे प्रूफ करना है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है। आपको अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। मतलब वैसे भी यूपी पीसीएस का सी सेट कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो अगर आपने 12th तक बेसिक हिंदी भी पढ़ी है या 10th तक भी हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, तो आप हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन आराम से कर सकते हैं। फिर इधर रही आप कम्युनिकेशन स्किल, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने कम्युनिकेशन के लिए मतलब जो आता है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ पढ़ा नहीं था। अच्छा। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको खुद इतनी नॉलेज हो जाएगी उसके बारे में कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यही है। बाकी मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस नॉर्मल आते हैं, उसके लिए आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए कि आपको बीएससी मैथ्स होना पड़ेगा, आप कर पाएंगे। तो वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक बेसिक सी सेट की नॉलेज 10th 9th 10th की किताबों से आप कर सकते हैं। बिल्कुल। एप्टीट्यूड टेस्ट है वो, तो उतना आप में एप्टीट्यूड होना भी चाहिए। आते हैं आपके इंटरव्यू सेगमेंट पे लैंग्वेज को लेकर के। आपका जैसा कि मैंने रिसर्च किया कि पूरा जो लैंग्वेज था रिटेन का वो इंग्लिश मीडियम है। इंटरव्यू लेकिन आपने हिंदी में दिया, तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरी मतलब लिखने में मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सही था मुझे, मैं हिंदी में शायद नहीं लिख पाऊंगी, पर यही है कि हमारे बोलचाल की भाषा हमेशा से ही हिंदी रही है। घर पे मैं अवधी में भी बात कर देती हूँ। तो मुझे यही था कि अगर मुझे अपने थॉट्स किसी को बताने ही हैं या आंसर देना ही है तो मैं हिंदी में उसे बेहतर ढंग से दे पाऊँगी। फिर मुझे यहाँ यूपी पीसीएस में आपसे मतलब फॉर्म भराते वक्त आपसे पूछते नहीं है कि आप हिंदी में देंगी या इंटरव्यू या इंग्लिश में देंगी, और वहाँ बोर्ड के मेंबर्स भी आपसे कुछ स्पेसिफिकली पूछते नहीं हैं कि आप हिंदी में देना चाहेंगी या इंग्लिश में देना चाहेंगी। तो मैं यही कहती हूँ कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं पर आपको डर लग रही है कि हिंदी में मेरे मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था और मुझे 75 मार्क्स मिले थे 100 में से। 75 में मेरे ख्याल से ये तो हाईएस्ट हो गया। मतलब वही बात है, मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि 76 77 से ज़्यादा किसी ने मुझे पाया लगता है 75 ही हाईएस्ट है। नहीं मतलब कुछ लोगों ने 76 77 पाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हिंदी में देते हैं तो आपको कोई डिसएडवांटेज होगा, ऐसा नहीं है। और मेंस में भी यूपी पीसीएस में मेंस में भी हिंदी में कई बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो मीडियम का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इधर नहीं होता है। मैगजीन को लेकर के क्या आपका अप्रोच होता था? मैगजीन पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए न्यूज़पेपर तो आपको एक हमेशा पढ़ना चाहिए, और मोबाइल में एक या 2 न्यूज़ ऐप्स ज़रूर रखे रहें। आप कौन सा न्यूज़ ऐप्स यूज करते थे? मैंने तो बीबीसी हिंदी मैंने ऐसे ही किया था, उसमें एनालिसिस थोड़ा अच्छा रहता है। फिर मैं इन शॉर्ट्स मेरे पास है, तो इन शॉर्ट्स में क्या होता है कि वो आप ऐसे स्क्रॉल करते करते अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी उसमें कुछ रहती है। आजकल आने लगा है। पर कई चीज़ें नेसेसरी भी रहती हैं। जैसे मतलब मैंने उसी में एक चीज़ पढ़ी थी जो कि यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन में आ गई थी। अच्छा। मशरूम वाला एक क्वेश्चन था उसमें, तो जो है आप मतलब अननेसेसरी भी आती है, ठीक है, वो भी इंटरटेनमेंट आप उससे कर सकते हैं, पर 1 या 2 न्यूज़ ऐप्स ज़रूर रखें, तो कम से कम आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। और एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा? मैं द हिंदू पढ़ती थी। अच्छा, रेगुलर उसको उसके पढ़ने का क्या अप्रोच होता था? क्योंकि मैं देखता हूँ कई अभ्यर्थियों को कि द हिंदू उठाते हैं दरवाजे के पास से, फिर
वहाँ जाके रैक पर से डिक्शनरी लेके आते हैं फिर पेपर पलटते हैं, फिर डिक्शनरी पलटते हैं, तो फिर कैसे करें इस चीज़ को? ऐसे नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम पढ़ते जाते हैं तो कई वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनकी मीनिंग नहीं पता है। नहीं पता है तो और मैं भी शुरू में बहुत जोश में रहती थी, तो मैं उन वर्ड्स को अंडरलाइन करती थी, उनकी मीनिंग लिखती थी, तो मुझे लगता था इससे मेरी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और पहले मैं भी नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर के शुरू में वो बहुत जोश रहता है, तो आदमी सब करता है। पर फिर मैंने भी बाद में ना, आप कोई वर्ड आ रहा है पढ़ते जाइए, आप कुछ समय बाद सोचेंगे, देखेंगे कि आपको वो वर्ड माइंड में याद भी हो रहा है, आप बिना डिक्शनरी खोले उसकी मीनिंग भी समझ रहे हैं। अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए तो वर्ड की मीनिंग अपने आप ही पता चल जाएगी, भाव समझ में आ जाएगा। और वही कई बार आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो लोगों के फेवरेट होते हैं, वो वर्ड्स रिपीट होने हैं वो न्यूज़पेपर में, तो आप उसकी मीनिंग अपने आप ही समझ जाएंगे। तो मीनिंग मत खोजने बैठिए, ना नोट्स बनाने बैठिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा। इस एग्जाम में एक और चीज़ बहुत मायने रखता है, लोग कहते हैं कि सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी समय में रिवीजन करने के लिए। आपने कैसे सिनॉप्सिस की तैयारी की? मैंने मतलब प्री के पहले तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी। प्री में जैसे थोड़ा मतलब आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी जो नोट्स हैं उससे पढ़ सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर से। मैगजीन हो या फिर करंट अफेयर्स हो, सब में आप हाईलाइट ज़रूर करते चलिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप हाईलाइटेड पोर्शन देख लेते हैं। और मेंस के पहले शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होता है, और दूसरी बात टाइम भी नहीं मिलता है, लगातार आपको 6 पेपर देने रहते हैं। तो अगर आप अपनी पूरी वो भारी भारी नोट्स लेके बैठेंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने मतलब प्री से मेंस के बीच का मुझे जो भी समय मिला था, तो उसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाई थी। तो मेरी मम्मी कभी कभी परेशान हो जाती थी कि तुम पढ़ोगी कब, तुम तो लिख रही हो लगातार। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती थी, क्या अप्रोच था आपका? देखिए, आप पहले अपनी नोट्स रीड करिए 1-2 बार। आपको जो लगता है कि जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ, या जो फैक्ट है, डेटा है, जो आपको भूल जा रहा है, आप उसको नोट करते चलिए। या डायग्राम है, मैप है, तो आप ये सब नोट करते चलिए। और एकदम छोटा छोटा मतलब लिखिए, उसको बहुत मतलब फैला फैला के बड़ा बड़ा मत लिखिए, नहीं तो उतने ही पेजेस हो जाएंगे तो क्या मतलब रहेगा। तो एकदम छोटा छोटा, और जो चीज़ें आपको याद नहीं लग रहा है कि नहीं याद हो पाएंगी, एग्जैक्ट पूरी लाइन मत लिखिए। आप एरो, डायग्राम्स, मतलब फ्लो चार्ट, ये सब बना के कीवर्ड बना के आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न है कि पूछा जाए इस चीज़ को, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मीकांत लेते हैं, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। तो एम लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल जो राइट्स है और पार्ट 3 वो ले लेते हैं, उसका शॉर्ट नोट बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है। आप कैसे बना रही थी इसे? अब जैसे देखिए, अगर आपको आर्टिकल 21 है तो आपको ये तो पता है कि ये राइट टू लाइफ है। जैसे इस बार आर्टिकल 21 का क्वेश्चन भी आया था एक, तो क्योंकि आर्टिकल 21 के कई से इंटरप्रिटेशंस हैं, मतलब राइट टू मैरिज भी आता है, प्राइवेसी आता है, राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो आप क्या करिए, एक एक वर्ड लिख लीजिए, जैसे नॉइज पोल्यूशन, प्राइवेसी। अब राइट टू क्यों लिखना है, राइट टू बार बार क्यों लिखना है बार बार? या फिर अमेंडमेंट है, जैसे 86th अमेंडमेंट एक्ट से 21A ऐड हुआ है, तो आप 86th अमेंडमेंट लिख लीजिए। पूरा आपको कहानी तो लिखनी नहीं, तो आप मतलब कीवर्ड्स जो हैं वही 86th अमेंडमेंट या प्राइवेसी, तो आप ऐसे, प्राइवेसी आपको याद है, अगर मैरिज याद है तो आपको क्यों लिखना है? जो याद है वो मत लिखिए। आपको प्राइवेसी मैरिज याद है तो आप वो मत लिखिए। या फिर इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अगर आपको याद है कि मेनका गांधी केस से इसमें चेंजेस आए थे, तो आप मेनका गांधी केस मत लिखिए। अगर आपको गोपालन केस नहीं याद है तो आप गोपालन केस लिख लीजिए। तो वही बातें हैं कि जो आपको याद है वो सब चीज़ें मत लिखिए, और जो नहीं याद है उसको लिखते जाइए एकदम शॉर्ट में। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना ही होगा। और नोट्स को अपडेट कैसे करें करंट अफेयर्स के साथ? मैंने शुरू में जो नोट्स बनाई थी उस पर मैं स्पेस नहीं छोड़ती थी। हाँ, आप स्पेस मतलब साइड में लाइन मार्जिन बना लीजिए, आप स्पेस छोड़िए और आप उसको अपडेट करते रहिए। आपने यूपीएससी की भी तैयारी करी है, आपने बताया आप यूपी पीसीएस के लिए भी कर रही थी, दोनों एक साथ। तो दोनों एक साथ करना कितना संभव हो पाता है, और दोनों में कैसे बैलेंस बना के चलें? देखिए, पहले मतलब मुझे लगता है कि एक एडवांटेज ये रहता था कि इस बार जो नहीं था लोगों को, पहले यूपीएससी का पेपर होता है, उसके बाद यूपी पीसीएस का, पिछली बार तक यही होता था। तो हम जो सब यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं वो सब चीज़ें भी यूपी पीसीएस में आती हैं। अब आप समझिए, अब अगर आप कोई भी चीज़ें आप पढ़ते हैं
तो दोनों उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहेगा। मान लीजिए कि स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है, तो ये पूछेंगे कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ बना है पीसीएस वाले। हाँ। और यूपीएससी पूछेगा कि जिनके बारे में बना है वो कौन सी फिलॉसफी फॉलो करते थे, यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है। तो पढ़ा तो आपने है ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यूपीएससी से बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में भी मेरी यही मतलब मेरा भी यही था कि मैंने सब कुछ यूपीएससी के लिए ही पढ़ा। 5 जून को यूपीएससी का पेपर था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। पर जो वो 1 हफ्ते का टाइम था, उस बीच मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे, घटना चक्र पढ़ी थी और यूपी के कोर फैक्ट्स, मतलब एकदम बेसिक चीज़ें, जैसे यूपी दिवस कब है, या यूपी का स्टेट फ्लावर क्या है, या यूपी का स्टेट ट्री क्या है। तो ये सब बस इतना एक्स्ट्रा रहता है यूपी पीसीएस में। अच्छा, और कुछ इस बार क्या हुआ है, आपने जब एग्जाम दिया जिसमें आप सफल भी हुई 2022 का, और अभी क्या हुआ उसके बाद तुरंत सिलेबस चेंज हो गया है यूपी का। तो आपने वहाँ तो दिया ही एग्जाम, अब नए सिलेबस में आपको चेंज पैटर्न पे देना है, तो इसमें क्या बदलाव आया है और उसको कैसे हैंडल कर रही हैं आप? देखिए, इस बार तो मैंने मतलब यूपी पीसीएस ही सिर्फ दिया है, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि जैसे पहले क्या होता था कि ऑप्शनल भी वही रहता था, और यूपी की बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको नहीं भी है तब भी आप पेपर हैंडल कर सकते हैं। इस बार मुझे यही लगता है कि यही परेशानी होगी कि बच्चे जो यूपी स्पेशल का 2 पेपर है उसको थोड़ा उनको करने में दिक्कत होगी। पर एक एडवांटेज भी हो सकता है कि अब सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, इजी हो गया है एक तरह से, क्योंकि पहले भी यूपी स्पेशल पूछा ही जाता था। जीएस 1, 2, 3 में पहले भी यूपी स्पेशल पूछा जाता था। तो जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है यूपी स्पेशल की, वो मतलब थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए जो दोनों दे रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम अपना 1-2 दिन यूपी का जो जीएस है, दोनों जीएस के पेपर्स हैं, उसको थोड़ा सा अगर वो एक्स्ट्रा टाइम दे दें, बाकी सब चीज़ें तो लगभग सेम ही हैं। देखिए, अभी आप कुछ देर पहले आप जब शुरुआत बातचीत में आपने कहा कि मैं जल्दी परेशान हो जाती हूँ, वो निकल गया, फिर सोची कि अब इंटरव्यू कैसे होगा, ये हो गया। अभी आप कह रहे थे पैटर्न चेंज हुआ, फिर आप कह रहे हैं पर पैटर्न चेंज होने का फायदा भी तो है ना? वो तो देखिए कॉन्फिडेंस आ गया आप में, दोनों पर्सपेक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा। हमारे तमाम प्रश्न जो आपके लिए थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें भर्तियों को, खास करके लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को, तो ज़रूर दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और ये मत सोचिए कि मैं मेहनत कर रही हूँ, लोगों का होता चला जा रहा है, साथ के जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं बिल्कुल, उनका सिलेक्शन होता रहता है। जैसे मेरे साथ ही कई बच्चे थे, उन लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर ली, सैलरी पाने लगे, लोग घूम रहे हैं, फेसबुक पे स्टेटस आप देख रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं सोशल मीडिया, उससे एकदम दूर हो जाइए। मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप वो सब फोटोज देख के डिप्रेस हो रहे हैं कि मतलब मुझे भी घूमना है पर मैं यहाँ फंस चुकी हूँ पूरी तरह से, तो आप उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आपको फल मिलेगा उसका। ये मत सोचिए कि ये सब मतलब बर्बाद हो रहा है मेरा, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। लगता है, मतलब नॉर्मल बात है, मुझे भी यही लगता था कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ये नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, एक प्लान बी हमेशा रखिए। मतलब लोग बोलते हैं देयर इज़ नो प्लान बी, पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक प्लान बी रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपको संतोष तो रहेगा कि हाँ मतलब ये नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ है। बिल्कुल। मतलब साइड में आप एमए, अगर आप मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगर तैयारी शुरू कर दी है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप में एनर्जी है, आप यंग हैं, अच्छी बात है। पर साइड में आप एमए करते रहिए कहीं से, नेट जेआरएफ, एक अपना बेस बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 5-6 साल बाद आपके पास रिलाई करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो एक प्लान बी ज़रूर रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लान बी के चक्कर में प्लान ए को भूल जाइए, ऐसा नहीं है। प्लान ए पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, पर हाँ मतलब मन में एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ मेरे पास कुछ है प्लान बी के नाम पे, तो वो ज़रूर रखिए, यही कहना चाहिए। इशिका, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके उज्जवल भविष्य की हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको संस्कृत परिवार की तरफ से देते हैं। थैंक यू।